नमस्कार सर, आज हम बैठे हैं रामवीर चौहान के साथ जो एडवोकेट हैं और जो गाड़ी की समस्याओं के और ओजोन के मामले में कुछ बोलना चाहते हैं। सर, आप गाड़ी की समस्याओं को लेकर क्या कहना चाहते हैं? बुराड़ी विधानसभा का ये दुर्भाग्य है कि लगभग 4th टर्म चल रहा है यहाँ पे संजीव झा का, आम आदमी पार्टी के विधायक का, और तीसरा टर्म चल रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मनोज तिवारी जी। ये इशारा इसी ओर करती है कि यहाँ पे कोई नेतृत्व जो है ना, मजबूत नेतृत्व नहीं। लोगों ने हवा में बह के एक वेव के साथ वोट डाल दिया बिना सोचे समझे, दिमाग अपना माइंड की एप्लीकेशन के बिना कि क्षेत्र का कौन रिप्रेजेंटेटिव सही होगा। जब देश में अधिनायकवाद के लिए वोट डाला जाता है, किसी एक नाम के लिए वोट डाला जाता है, तो फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की या विधानसभा के एमएलए की कोई अहमियत नहीं रहती। लोग वोट डालते हैं, सीधा कहते हैं हम मोदी को वोट डाल रहे हैं, हम केजरीवाल को वोट डाल रहे हैं। तो वो प्रतिनिधित्व जो है, जनता का प्रतिनिधित्व गायब हो जाता है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों गायब। तो अब वो जनता जो डायरेक्ट मोदी को वोट डाल रही है, तो क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय एमपी क्या उनसे सवाल कर सकते हैं? वो तो एमपी तो आगे कहते हैं कि मोदी को वोट डाल दो, मुझे मत डालो, मोदी को वोट डाल दो। समझा बात? तो इस क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य है कि यहाँ पे लगातार चौथी बार संजीव झा यहाँ का विधायक है, और संजीव झा जो लोकल पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसकी शरण में है। वो एक दूसरे के खिलाफ काम नहीं करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं जितवाने में। और इस क्षेत्र के लिए कोई विजन उनके पास नहीं है, ना कोई डेवलपमेंट की बात उनके लिए है। हाँ, ये जरूर है कि अब इस क्षेत्र का विध्वंस करने के लिए लगे हुए हैं लोग। मनोज तिवारी जी यहाँ पे गढ़ी खुसरो में डेमोलिशन हुआ, एक रात उन्होंने बिताई यहाँ के, और उन्होंने कहा कि मैं अब इस एरिया में कोई भी मकान नहीं टूटने दूंगा। लेकिन उसके बाद भी हजारों मकान टूट चुके हैं क्षेत्र में, आज तक कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद ओजोन के मुद्दे पे बहुत सारी चीजें छिपाई गई। ओजोन डीडीए ने मार्किंग की बिना कंसल्ट किए हुए दिल्ली गवर्नमेंट से या और एजेंसी से, वो मार्किंग कर दी। जो कॉलोनियां 2014 से पहले की जो भी कॉलोनियां थी, उन कॉलोनियों को, जो कॉलोनी 2007 से भी पहले बनी हुई है, उन कॉलोनियों को प्रोटेक्शन मिला हुआ है। 1772 कॉलोनियों को प्रोटेक्शन मिला हुआ है पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा, और वो महामहिम राष्ट्रपति के साइन है उस एक्ट पे। तो जब प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो डीडीए ने किस बिना पे उनको ओजोन डिक्लेयर कर दिया? ओजोन का मुद्दा कैसे आया बीच में भी, जो बाउंड्री लाइन की गई है? और जब वहां पे एनजीटी में ये मुद्दा उठा के भाई यमुना का एरिया को बचाना है, तो वहां पे दो अलग अलग कैटेगरी बांट दी गई। एक यमुना प्लेन एरिया है जो ओजोन 1 है, उसको ब्लू कलर में उन्होंने दिखाया वहां पे मैप में, जिससे पानी भर जाता है, फ्लड का जो पानी आता है यमुना प्लेन एरिया में। और दूसरा वो है जो डेवलप्ड एरिया है, उसको इन्होंने ओजोन 2 का नाम दिया। लेकिन जो भी साइन बोर्ड लगा हुआ है, आपने देखा होगा साइन बोर्ड, या कोई अधिकारी जब आता है क्षेत्र में, तो वो ये नहीं बताता कि हम ये जो डेमोलिशन कर रहे हैं, ये ओजोन 2 में कर रहे हैं या ओजोन 1 में कर रहे हैं। और उस प्रोटेक्शन के बारे में वो चुप हो जाते हैं, जबकि कॉलोनियों को आज तक प्रोटेक्शन है, अभी तक दिसंबर तक प्रोटेक्शन है। दूसरा, ये सरकार की साजिश है कि यमुना के आसपास का जितना भी एरिया है, इन कॉलोनियों को उजाड़ के जो देश के धन्नासेठ पूंजीपति लोग हैं, उनको ये जमीन हैंडओवर करना चाहते हैं, ताकि वो अपने बड़े बड़े मॉल बना सके, रिजोर्ट बना सके, और एक रिवर फ्रंट, यमुना रिवर फ्रंट बना के, और लोगों को उससे पैसा वसूल कर सके सरकार। ये पूंजीपतियों के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, गरीब लोगों के झोंपड़े तोड़ के अमीरों के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं। कहना है कि देखिए, उनमें वैसे तो मैं इन दोनों मुद्दों में मुझे नहीं पता कि वो विधायक उस मकान में रहते हैं या किस में रहते हैं। अजय बंसल नाम का एक व्यक्ति है जिसने वो जमीन खरीदी हुई है, जिसके पास वो जमीन की मलकियत है, जो प्रीवियस ओनर थे राजेंद्र गुप्ता जी। राजेंद्र गुप्ता जी से उन्होंने वो लैंड परचेज की हुई है, वो सरकारी जमीन नहीं है। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, 81 की प्रोसीडिंग पूरे गांव, इस पूरे क्षेत्र में जितनी भी कॉलोनी बनी हुई है, वो सब एग्रीकल्चर लैंड पे बनी हुई है। एग्रीकल्चर लैंड पे दिल्ली में डीएलआर एक्ट जो था, दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट, वो सिर्फ होल्डिंग राइट देता था कि आप जब तक खेती करेंगे तो जमीन आपकी रहेगी। आपने जिस दिन खेती के बदले कुछ और करने की कोशिश करी, उसी दिन सरकार उस पर एक्शन लेगी और वो जमीन वापस सरकार के पास चली जाएगी। तो इस जमीन पे, जिस जमीन की बात आप कर रहे हैं, अजय बंसल नाम के व्यक्ति के पास सेल डीड है राजेंद्र गुप्ता की। राजेंद्र गुप्ता ने उस जमीन को सेल किया है और उसका पोजेशन अजय बंसल के पास है। अजय बंसल ने वो मकान बनाया हुआ है।
इसका मैटर जो 81 की प्रोसीडिंग है वो चैलेंज की गई थी, चैलेंज एडीएम के पास गई, एडीएम ने मना कर दिया, फिर एफसी के यहाँ गई, फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने इसको रिमांड कर दिया और हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसको दोबारा सुनो, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। उसके बाद फाइनेंशियल कमिश्नर ने उस ऑर्डर को पे रोक लगाते हुए एसडीएम को डायरेक्शन दी थी कि आप इसमें नए सिरे से ऑर्डर पास करें, क्योंकि ये जिस व्यक्ति ने जमीन खरीदी है उसको आपने कभी नोटिस ही नहीं दिया, 81 में वेस्ट कैसे कर दिया आपने जमीन? जब वो मालिक बन चुका था तो नोटिस उसको जाना था, ना कि पिछले मालिक को। तो उसमें गड़बड़ी है, टेक्निकल गड़बड़ है। वो जो अभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो भी ईयर फीडिंग की जाती है, जो उसके कान में फीडिंग की जाती है, वो यहाँ के लोकल चमचों द्वारा की जाती है। वो बजाय डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग वो बात रखेंगे तो जनता में ये जो गुमराह करने वाले मुद्दे हैं वो नहीं बोल पाएंगे। ये जनता को गुमराह करने की बात है। दूसरी बात, जो निगम पार्षद है गगन चौधरी, उस केस को भी मैं हैंडल कर रहा हूँ। जमीन खसरा नंबर 141 का 14, 15, 16, ये 3 खसरा नंबर है, जिन खसरे नंबर पे 4 लोगों की मलकियत है, कुलदीप चौधरी, हरदीप, जगदीप और अमरदीप। उनका रिवेन्यू रिकॉर्ड में नाम है, उनके फादर ने सेल डीड की थी, सेल डीड से मुटेशन है। तो ये जमीन टोटल 12 बीघे करीब जमीन है। तो ये 12 बीघे जमीन को 12 एकड़ जमीन बता रहे हैं सांसद जी को पता ही नहीं है कि आपके पास सारा डिपार्टमेंट आपके अंडर में है। और इस तरह के झूठी बात करने का कोई फायदा थोड़ी है। उनको जिस भी आदमी ने उनको दी है सूचना, वो गलत सूचना दी है और सांसद जी गलत सूचना के आधार पे प्रेस मीट कर रहे हैं बिना डॉक्यूमेंट्स को देखे हुए। स्टे के बाद भी ये जो तोड़फोड़ हुई है, इसके लिए आप आगे क्या करना चाहिए? स्टे के बाद का मैंने आपको बताया, हम लोगों ने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी है। जो अधिकारी, जिन अधिकारियों ने कोर्ट के ऑर्डर को मानने से मना कर दिया था, उन्होंने कोर्ट में लिख के दिया हुआ है कि एमसीडी का इस पे कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है। उनके खिलाफ हमने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। कंटेम्प्ट हमारी कोर्ट में लिस्टेड हो गई है और मैंने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी है, कमिश्नर एमसीडी, कमिश्नर पुलिस, सभी को एक पिटीशन की कॉपी भेजी है कि आप ये बताएं कि एक एजेंसी अगर कोर्ट ने स्टे कर दिया दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ, अगर दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ स्टे कर दिया और एमसीडी वहां जाके कह रही है कि मेरा कोई इस जमीन से लेना देना नहीं है, और उसके बाद वही एमसीडी एक्ट बिना कोई एमसीडी एक्ट में कोई नोटिस दिए बिना उसको आके डेमोलिश कर जाती है, तो ये टोटल इलीगल एक्ट था एमसीडी के पार्ट पे। और जो पुलिस अथॉरिटीज ने मौके पे ही मेरे से कहा, जब हम लोग उनको ऑर्डर दिखा रहे थे कि जी हम इनके डिस्पोजल पे हैं। अब जब उन अधिकारियों ने कोर्ट के ऑर्डर को मानने से मना कर दिया, जबकि वो ऑर्डर उनकी प्रेजेंस में हुआ, मिस्टर एच.एस. नेगी, उसकी तो अटेंडेंस कोर्ट के ऑर्डर में लगी हुई, आपने देखा, मैंने उस दिन दिखाया भी था आप लोगों को। एच.एस. नेगी एई है, असिस्टेंट इंजीनियर, वो कोर्ट में मौजूद हुए। उन्होंने टाइम लिया 1 हफ्ते का, 1 हफ्ते में रिपोर्ट फाइल की कि इस जमीन पे हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है और एमसीडी का कोई लेना देना नहीं है इससे। और फिर वही एमसीडी कैसे अनऑथराइज कर सकते हैं, वो आगे डेमोलिश कर जाती है और अधिकारी कहते हैं कि हमारा इसमें कोई, हम इसमें पार्टी नहीं है। तो ये एक इलीगल एक्ट किया गया है एमसीडी के द्वारा, जिसका खामियाजा इन अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा। लीगल प्रोसीजर है, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमने कोई इलीगल काम वहां नहीं किया और ना ही लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। जो भी हमने कहा लीगल तरीके से उनको बात रखी उनके सामने, उन्होंने अपना इलीगल एक्ट, मैंने उस टाइम भी बोला था सभी को कि ये जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं ये इलीगल काम कर रहे हैं, और पुलिस अधिकारियों को भी बोला कि आप इनको इलीगल काम में सपोर्ट कर रहे हैं। जब एक ऑर्डर दे दिया गया तो एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर की रिस्पेक्ट की जाती है। किसी भी कोर्ट ने अगर ऑर्डर पास किया है, कोई छोटी कोर्ट ने किया है, बड़ी कोर्ट ने किया है, उस ऑर्डर की रिस्पेक्ट की जरूरत थी, जो उन्होंने नहीं की और उसको डिसरिस्पेक्ट करके डिसओबीडियंस किया, उसके खिलाफ हमने एक्शन शुरू कर दिया है और वो मैटर लिस्टेड हो कंटेम्प्ट कोर्ट में। छोटा सवाल है, कार्रवाई करने से पहले पार्षद को भी उनके पिताजी को भी डिटेन किया गया, इसमें क्या इलीगल, देखिए ये बनता है इलीगल डिटेंशन का मामला। इलीगल डिटेंशन, आप ये बताइए कि जब तक कोई रेसिस्टेंस वहां नहीं थी, वहां कोई बलवा नहीं हुआ, या उनके नेतृत्व में कोई दंगा फसाद था वहां, या कोई गैदरिंग थी, अगर आप अपने ऑफिस से बैठे हैं और ऑफिस से जबरदस्ती आपको उठा के ले जाए, तो इसको दिल्ली पुलिस को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर वो हाईकोर्ट में रिट डालते हैं, इस चीज के लिए क्रिमिनल रिट डलेगी। जो ये इलीगल डिटेंशन है, इसके लिए जो भी अधिकारी दोषी है उनके खिलाफ अलग से वो कार्रवाई करेंगे, उनको पे करना पड़ेगा उसके लिए।